जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण क्लास बीच में ही अधूरा छूट गया, जिसके वजह से वो वीडियो अपलोड करना पड़ा। लेकिन हम वापस से क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी। साथियों, प्रश्न ये है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में है। साथियों, आपको समझना ये होगा कि यहाँ मुख्य रूप से दलदली हिरण, यानी जिसे बारहसिंघा के नाम से जानते हैं, उसके लिए और बाघों के संरक्षण के लिए यह विश्वविख्यात है। साथियों, अगर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क की, तो यह 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। साथियों, इसके बाद 1987 में इसे दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल कर दिया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत है, उसके बाद अमानगढ़ है जो कि बिजनौर में है, वहीं रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। साथियों, देश का 53वां टाइगर रिजर्व ये बना है। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? चित्रकूट में है। साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव जिले में है। साथियों, जिसका नया नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो है नरोरा जो कि बुलंदशहर में है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, प्रश्न ये है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। बताना है आपको कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल के पौड़ी गढ़वाल जिलों में विस्तृत है। साथियों, यह भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना होती है साथियों 1936 में। कब होती है? 1936 में। और इसका तब नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसे बाद में बदल करके महान प्रकृतिवादी जिम कार्बेट के नाम पे इसका नाम रखा गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। साथियों, वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी एक योजना चलाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, इस उद्यान के बीच से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव रखा गया है कि इसका नाम, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाए। इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, आपके उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की, उद्यानों की, तो साथियों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद पशु विहार है। तो ये महत्वपूर्ण उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या वह केरल है, मेघालय है, गोवा है या उड़ीसा है। तो साथियों, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उड़ीसा के केंद्रपड़ा जिले में स्थित है। यह अत्यंत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह उद्यान वैश्विक स्तर पर खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार के मगरमच्छ? तो सफ़ेद मगरमच्छ के लिए सबसे बड़ा निवास स्थान है के रूप में जाना जाता है। इसके पास से ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा नदी गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप उसको भी जानते चलिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है।
जो जंगली हाथियों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, अगर हम बात करें चिल्का वन्य जीव अभयारण्य की, तो बहुत बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है चिल्का लेक के बारे में। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चिल्का झील के पास स्थित है चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और पहली रामसर साइट भी है। साथियों, अगर हम वहीं बात करें गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य की, तो यह भीतरकनिका के पास स्थित है, जो लुप्त प्राय हो गए हैं। कौन से? ओलिव रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला तट है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा मेरे भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी सही है, यानी 24 जनवरी। क्यों मेरे भाई? इसी दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण लिया था। साथियों, उसको समझेंगे उससे पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत होती है वर्ष 2008 से, ठीक है ना। और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं के साथ लिंगानुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे ध्यान देना था। साथियों, 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसीलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप उनको जान लीजिए। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वहीं पे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी टीचर डे मनाते हैं। साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पे। साथियों, अगर हम बात करें आपके नर्स दिवस की, तो 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पे। मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस यह प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है, यानी 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस है। लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जनवरी को है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए चैनल पे और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। देखिए मेरे भाई, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक साझा करें, ताकि उनका भी लाभ हो, ठीक है ना, उनको भी इसका लाभ मिले। आगे अगर बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछ रहा है। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई विकल्प सी सही है, यानी 24 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में हर साल यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। इसी दिन यानी वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था, ठीक है ना, जिससे देश के उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के शोषण से उसके खिलाफ कानूनी अधिकार मिले। इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। साथियों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी, साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथियों, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? एनआरआई दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस? तो मेरे भाई विकल्प बी सही है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हम मनाते हैं 21 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में एक आत्मघाती बम धमाके में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखने की सलाह दी जाती है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। एनआरआई दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आप सभी जानते हैं।
अगला अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो मेरे भाई 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1998 में इसी दिन पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है। हम सभी युवा स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसलिए उनके तरफ से उनका एक कोट है कि उठो जागो लक्ष्य की तरफ बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों, चलना है, ठीक है ना, दौड़ना है। कहते हैं ना, वो कहा गया है कि दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन बढ़ते रहिए। और जो इंसान बढ़ता है ना साथियों, जो इंसान बढ़ता है मेरे भाई, तो कहा गया है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे भाई, अगर आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे आप। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? क्या वह बैल था, शेर था, लोमड़ी थी या हिरन? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बैल जो है अधिकांशतः देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अधिकांश मोहरों पे बैल, विशेषकर एक सिंह वाला सांड, यूनिकॉर्न और कुबड़ वाला बैल अधिकांश देखने को मिलता था। साथियों, सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल को अत्यंत पवित्र और पूजनीय मानते थे, भी ध्यान रखना। आइए कुछ फैक्ट हम समझ लें। तो कुछ अपवाद है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी स्थल पर या किसी भी मोहर पर या किसी भी कलाकृति से कौन से पशु का प्रमाण नहीं मिला है? तो साथियों, वह शेर है जिसके अवशेष या प्रमाण कहीं नहीं मिले हैं। बात करें अगर पशुपति शिव की मुहर, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मुहर पर त्रिमुखी पुरुष यानी पशुपति को योग मुद्रा में दिखाया गया था। साथियों, उस मोहर पे 5 पशु थे, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार एक विशाल डैश डैश था। अब बताना है कैसा था। वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार? मेरे भाई विकल्प डी सही है, आयताकार था। ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार जो था वह आयताकार था मोहनजोदड़ो में। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और भव्य वास्तुकला का यह उदाहरण है, जो आकार में एक आयताकार टैंक था। इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी हुई थी। साथियों, इतिहासकारों के अनुसार इस स्नानगार का उपयोग आम दिनों में नहीं, खास दिनों में होता था। इसका निर्माण और तकनीक साथियों ध्यान रखिएगा, पानी को रोकने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए स्नानगार के फर्श और दीवारों पर ईंटों के ऊपर जिप्सम और टार बिटुमेन लगाया गया था, परत चढ़ाई गई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानगार है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना विशाल अन्नागार, अनाज रखने का कोठरी भी थी। ध्यान रखेंगे, अन्नागार और स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज साथियों, पहली बात तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो यह मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। साथियों, यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपकी किताब में स्पेशल सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक टॉपिक है, तो ये आप ध्यान से समझिए इसको। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है
वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज मेरे भाई यानी सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जगपति जोशी ने की थी, जेपी जोशी ने की थी। साथियों ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में यह स्थल इसलिए अत्यंत विशिष्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ की खुदाई से घोड़े के अस्थियों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में। इसकी खोज किसने की, जगपति जोशी ने की। कब की, 1964 में की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। बात करें साथियों लोथल की, तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध गोदीवाड़ा बंदरगाह था। साथियों सुरकोटदा और लोथल यह दोनों गुजरात में हमें प्राप्त होते हैं। साथ में धौलावीरा भी गुजरात में ही है। यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रंगपुर पुरास्थल यह भी गुजरात में स्थित है, जहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। साथियों सवाल पूछा जाएगा धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से। कहाँ है, गुजरात में। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। क्या वह मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था या कालीबंगा। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पुरातात्विक स्थल जो था वो हड़प्पा था। इसी कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। साथियों इसकी खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तत्कालीन महानिदेशक थे उस समय सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में यह खुदाई की गई थी। यह स्थल वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल यानी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। साथियों ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए। प्रमुख स्थलों की कालानुक्रमिक सारणी आइए देखते हैं हम और चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज होती है 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने की। यह कहाँ है, तो पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में होती है, रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। साथियों यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो मेरे भाई 1951 में अमलानंद घोष राजस्थान के थे, उन्होंने इसकी खोज की। उत्खनन बीबी लाल ने की। घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। अब अगर हम बात करें लोथल की, तो मेरे भाई 1954 में SR राव ने इसकी खोज की। यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। वहीं चनहुदड़ो की बात करें तो 1931 में इसकी खोज होती है। NG मजमुदार ने इसकी खोज की और यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मा लिया। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी M व्हीलर ने। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1944 में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर रॉबर्ट एरिक मटिमर व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में वैज्ञानिक पद्धतियों और स्तरीकरण के सिद्धांत को लागू किया था। ठीक है ना। व्हीलर ने ही हड़प्पा के दुर्ग की रक्षा प्राचीर को खोजने के लिए व्यापक रूप से खुदाई करवाई थी और सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को एक कारण माना था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी आप जान लीजिए। बात करें ASI के संस्थापक, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। कब, 1861 में। इसके पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है। वहीं
जॉन मार्शल की बात करें तो वर्ष 1924 में एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने ही आधिकारिक रूप से पूरे विश्व के सामने एक नई प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वह मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से या मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से? पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए यह प्रसिद्ध है साथियों। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है क्या भीमबेटका। भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीन चिन्हों और आदि मानव द्वारा बनाई गई रॉक पेंटिंग्स यानी शैल चित्रकारी के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह चित्र प्रागैतिहासिक काल, मुख्यतः मध्य पाषाण काल के हैं, जिनमें आदि मानव के दैनिक जीवन, शिकार, नृत्य, जानवरों जैसे हाथी, बाघ, गैंडा और घोड़ों की सवारी को हरे, लाल और सफ़ेद रंगों से के माध्यम से पत्थरों पर उकेरा गया है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता के कारण यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। इसकी खोज किसने की? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 के बीच प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागड़कर ने की थी। ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति, यह विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक काल कला दीर्घा माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताइए। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखीगढ़। ठीक है। राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर या हाकरा नदी घाटी में स्थित है। वर्तमान अनुसंधानों और उत्खनन के अनुसार राखीगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसकी खोज वर्ष 1969 में प्रोफेसर सूरज भान ने की थी। साथियों, यहाँ से विस्तृत अन्नाकार कब्रिस्तान और हड़प्पा कालीन लिपि युक्त मुहरें मिली हैं। आइए एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। हरियाणा के अन्य प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से? राखीगढ़ तो है ही, इसके अलावा बनवाली जहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, वहीं मित्ताथल भी हरियाणा में स्थित है। आइए इस तालिका से हम समझते हैं किस जगह क्या मिला है, कौन से स्थान पे। तो साथियों, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण और काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना। आगे लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोंदीवाड़ा और चावल के साक्ष्य यहाँ मिले थे। युगल समाधान था, 3 भागों में विभाजित था। साथियों, धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। नगर, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और खेल का मैदान, यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, धौलावीरा डैश 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 राज्य में स्थित है। हमने अभी आपको पढ़ाया धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी खोज यानी धौलावीरा की खोज वर्ष 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी और इसका व्यापक उत्खनन 1990 में आरएस बिष्ट द्वारा किया गया। यह नगर अपनी बेजोड़ नगर योजना, जल संचयन प्रणाली और विशाल जलाशयों के लिए जाना जाता है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता के कारण यूनेस्को ने इसे भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। देखिए, धौलावीरा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो त्रिस्तरीय नगर योजना, ठीक है। उसके बाद साइन बोर्ड यानी विज्ञापन पट्टा, बांध और नहरें, ये वहाँ के महत्वपूर्ण पहचान थी। ठीक है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है?
आपको बताना है कि मानव गतिविधि और सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम क्या है। क्या पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, या फिर धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, या पूरा पाषाण काल, या नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पढ़िए विकल्प और सही जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल की बात आती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, अगर मानव इतिहास और सभ्यता के विकास की बात करें तो मुख्य रूप से पत्थरों के उपयोग के आधार पर इसे विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और इसका सही क्रम होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। साथियों, पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, ये ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, आखेटक जिसे कहा गया है। मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन की शुरुआत की और छोटे पत्थरों के औजार बनाए जिसे माइक्रोलिथ कहा गया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, मानव ने पशुपालन की शुरुआत किस काल में की, तो मध्य पाषाण काल में। साथियों, अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी बस्तियां बनाना, खेती करना और पहिए का आविष्कार किया। साथियों, नव पाषाण काल की बात अगर करें तो इसमें अस्थाई बस्तियां बननी शुरू हो गई थी, खेती करना मानव ने शुरू कर दिया था और मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। इसके बाद आता है धातु युग। इसके बाद किसकी शुरुआत होती है, धातु युग की। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है इसके बाद, नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उससे रिलेटेड हम देखते हैं। बात करें पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से भारत में पहली बार 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा पूरा पाषाणकालीन हाथ की कुल्हाड़ी खोजी गई थी। इसी कारण इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। क्यों, क्योंकि 1863 में इन्होंने पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से पूरा पाषाणकालीन हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी, इसलिए इन्हें हम पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक काल का पिता कहते हैं। किसको, रॉबर्ट ब्रूस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है साथियों, वहाँ नव पाषाण काल का वह स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि में भी क्या मिला है, तो गेहूं और जौ जैसे फसलों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बुर्ज होम की, तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से नवपाषाण कालीन गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहना। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ मिले हैं, यानी 100 के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहद खूबसूरत प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वीं शताब्दी ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। साथियों, आपको बताना है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, यानी विजयालय, ठीक है ना। ध्यान से समझिए मेरे भाई, दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान करने और इसकी नींव डालने का जो श्रेय जाता है वह विजयालय को जाता है। 850 से लेकर 871 ईस्वी तक वह शुरुआत में कांची के पल्लवों का एक सामंत था, ठीक है ना। वह शुरू में क्या थे, कांची के पल्लवों के एक सामंत थे। उसने पल्लवों और पांडवों के बीच चल रहे आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर मुत्तरैयार राजाओं को पराजित किया और लगभग 850 ईस्वी में तंजौर, जिसे तांजावुर भी कहते हैं, उस पर अधिकार कर लिया और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ निशुंभ सूदनी देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया तथा नर केसरी की उपाधि धारण की। ध्यान रखेंगे, नर केसरी की उपाधि धारण की किसने, विजयालय ने। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, साम्राज्य की नींव तो विजयालय ने रखी थी, लेकिन चोल सत्ता को वास्तविक रूप से सुदृढ़ और स्वतंत्र करने का जो श्रेय जाता है वह उसके पुत्र आदित्य प्रथम को जाता है, जिसने पल्लव शासक अपराजित को युद्ध में मार डाला था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें पारंतक प्रथम की, तो इस शासक ने पांड्य राजा को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। और इसी के समय प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेहद खूबसूरत है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
प्रश्न ये है मेरे भाई कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। क्या राजराज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल, कुलोत्तुंग चोल। तो विकल्प बी सही है, यानी राजेंद्र चोल तृतीय। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, चोल राजवंश के अंतिम प्रतापी और ऐतिहासिक जो शासक हुए वो राजेंद्र चोल हुए तृतीय। 1246 से लेकर 1279 ईस्वी तक थे। उनके शासनकाल के दौरान पड़ोसी पांड्य और होयसल राजवंशों के आक्रमण बहुत तेज हो गए थे। अंततः पांड्य शासक जटावर्मन सुंदर पांड्य ने राजेंद्र चोल तृतीय को पूरी तरह पराजित कर दिया, ठीक है ना, और राज सत्ता को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। राजराज प्रथम, जिसे राजराज चोल कहा जाता है, यह चोल वंश का सबसे महान और कूटनीतिज्ञ राजा था, जिसने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया है यूपी टेट में कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया। तो चोल वंश के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने। साथियों सवाल पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है। सभी बातों को ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो राजेंद्र प्रथम, जिसे राजेंद्र चोल कहा जाता है, राजराज प्रथम का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण कर पाल शासक महिपाल को हराया और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की तथा गंगई कोड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बसाई। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है मेरे भाई कि किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। क्या वह अकबर था, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल प्रथम या शिवाजी महाराज। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, यानी राजेंद्र चोल प्रथम। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चोल शासक अपनी अत्यंत शक्तिशाली नौसेना के लिए जाने जाते थे। राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम इसी विशाल नौसैनिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल की खाड़ी को पार किया और पूर्वी एशिया में मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा श्रीविजय यानी इंडोनेशिया के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मन को पूरी तरह पराजित किया। ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। चोलों की झील, चोल राजाओं के नौसैनिक शक्ति इतनी दुर्जेय और विशाल थी कि उनके समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाने लगा था। श्रीलंका पर पूर्ण विजय, ध्यान रखेंगे, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के केवल उत्तरी हिस्से को जीता था। वही राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना के बल पर पूरे श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप को जीतकर वहां के राजा महिंद पंचम को बंदी बना लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए मेरे भाई। गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। अगर हम बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर की, तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। ध्यान रखेंगे विकल्प बी आपका ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। साथियों महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर है, इस जिले में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, स्थापत्य कला का एक अद्भुत और बेजोड़ उदाहरण है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी राजा हुआ कृष्ण प्रथम, उसने करवाया था। साथियों यह मंदिर पूरी दुनिया में इसलिए अनोखा है क्योंकि इसकी ईंट या पत्थर को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि यह पूरी एक विशाल खड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे के क्रम में काट कर तराशा गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है एलोरा के मंदिर के बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया, तो राष्ट्रकूट वंश। सवाल ये भी पूछा जाता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने। यह किस शैली का बना है, किस तरह का बना है, तो एक ही चट्टान को पूरी तरह से ऊपर से नीचे के क्रम में काट के बनाया गया है। साथियों ध्यान रखेंगे, इसको विश्व के धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। साथियों गुफाओं का जो वर्गीकरण है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहा है, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो 3 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। गुफा 1 से 12 जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं साथियों गुफा 13 से 29
जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसमें गुफा 16 में कैलाश मंदिर है। वहीं साथियों गुफा 30 से 34 जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो साथियों राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वह दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी मान्यखेट यानी मालखेड़ थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बताइए। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षिण में इनका ज़्यादातर शासन रहता था। ध्यान रखेंगे इनका प्रमुख जो शासन का क्षेत्र था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इनका विस्तार था। इन्होंने तंजौर यानी तांजावुर, उरैयूर और बाद में गंगईकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाकर पूरे दक्षिण भारत और हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अपना वर्चस्व जमाए रखा। साथियों अगर चोल प्रशासन की हम बात करें तो चोल प्रशासन में जो स्थानीय स्वशासन होता था, ठीक है ना, उसे ग्राम प्रशासन कहा जाता था। ध्यान रखेंगे स्थानीय स्वशासन को ग्राम प्रशासन कहा जाता था। चोल साम्राज्य का जो विभाजन था यानी प्रशासनिक जो इकाइयाँ थीं, ठीक है ना, साम्राज्य कई मंडल यानी प्रांतों में बटा था। इनका मंडल का विभाजन वलनाडु यानी जिलों में होता था। जिलों को वलनाडु कहा गया और वलनाडु के अंतर्गत कई गांवों का समूह आता था। कई गांवों के समूह को नाडु कहा गया, ठीक है ना, और नाडु और कुर्रम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? आप बताइए कि जैन संस्थानों को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उन्हें चोल अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता था? क्या वे बिल्लन वागई कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था, सालाभोग कहा जाता था या पल्ली छदनम कहा जाता था? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी पल्ली छदनम कहा जाता था। मेरे भाई ध्यान रखेंगे चोल काल के शिलालेखों और ताम्रपत्रों में राजाओं द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को कई वर्गों में उसका कई वर्गीकरण किया गया था। साथियों उसके अनुसार जैन संस्थानों यानी जैन मठों को दान दी जाने वाली भूमि को पल्ली छदनम कहा गया, ठीक है ना। चोल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, ठीक, और मंदिरों के लिए वो दान देते रहते थे। आइए किस भूमि को क्या कहा जाता था हम वो समझ लेते हैं। बेल्लन वागई किसे कहा जाता था? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को भूमि जो दान दी जाती थी, यानी सामान्य किसानों को जो भूमि दान दी जाती थी उस दान दी हुई भूमि को वेल्लन वागई कहा जाता था, ठीक है ना। अच्छा, जो ब्राह्मणों को उपहार या दान में दी जाती थी भूमि उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्राह्मण को दान में दी जाए या विद्यालय के लिए दान में दी गई भूमि, सॉरी, ब्राह्मणों के लिए दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था और जो विद्यालय के लिए भूमि दी जाती थी, विद्यालय के रख रखाव और उसकी व्यवस्था के लिए, उसे सालाभोग कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। अच्छा, देवदान किसे कहा जाता था? तो देवदान या तिरुनामुट्टुकनी कहा जाता था मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को, ठीक है ना। विद्यालय को जो भूमि उपहार दी जाती थी उसे सालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो किसानों को दी जाती थी उसे वेल्लन वागई कहा जाता था और जो जैन संस्थानों को दी जाती थी उसे पल्ली छदनम कहा जाता था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? बताइए, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला अपना सफल आक्रमण किया था? क्या वह महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था, सुप्तगीन था या मोहम्मद बिन कासिम था? बताइए। इसका सही विकल्प जो होगा मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम होगा। देखिए, अगर आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट करके बताते भी रहिए। इससे क्या होता है, आपकी उपस्थिति का पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने अपने एग्ज़ाम और अपने कैरियर को लेकर के आप सजग हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे साझा करिए ताकि इसका लाभ किसी अन्य को भी प्राप्त हो, ठीक है ना। देखिए, कंपटीशन तो है नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि हम भेज देंगे तो सामने वाला, हाँ, इस तरह का नहीं सोचना है। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। साथियों, उसने उमैयद खिलाफत के गवर्नर और अल हजाज के आदेश पर 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। साथियों, इस ऐतिहासिक युद्ध में कासिम ने सिंध के तत्कालीन शासक को पराजित कर
सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त की। इस आक्रमण की विस्तृत जानकारी हमें अरबी ग्रंथ चचनामा से मिलती है, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगर हम बात करें तुर्क आक्रमण की, तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था, जबकि पहला सफल प्रतापी तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। साथियों ध्यान, दोनों बात समझिए, सबसे पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहला सफल आक्रमण, सबसे पहला तुर्क सफल आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे कितनी बार, 17 बार। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो साथियों इसने भारत में तुर्क साम्राज्य और मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव डाली थी तराइन के युद्ध के माध्यम से, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी आपका सही है, यानी 712 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने 712 ईस्वी में सिंध के प्रसिद्ध रावोर के युद्ध में वहां के राजा को पराजित कर सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इस विजय के बाद अरबों ने भारत में पहली बार सिंध के क्षेत्र में गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। इसके बाद मेरे भाई 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया, जिसे अरबों ने अत्यधिक सोना मिलने के कारण स्वर्ण नगरी कहा, ठीक है ना। किसे, मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है ना। और भारत में दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। वहीं अगर हम बात करें 629 ईस्वी में, तो यह वह समय था जब चीनी यात्री वेनसांग ने भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में अपनी यात्रा शुरू की थी। सवाल पूछा जाएगा कि वेनसांग भारत में किस राजवंश के शासनकाल में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी 629 ईस्वी में। वहीं सवाल अगर पूछा जाए कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, फिरदौसी या जयपाल का, बताइए। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उसमें सिंध पर जिसका शासन था उसका नाम था दाहिर, राजा दाहिर का शासन था उस समय सिंध पर। और दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था 712 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अच्छा, राजा दाहिर सिंध के ब्राह्मण राजवंश के राजा चच का पुत्र था। वह एक साहसी योद्धा भी था, ठीक है ना, लेकिन अरबों के सैन्य रणनीति के कारण रावोर के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, तो भी आप जान लीजिए। जयपाल यह पंजाब के हिंदू शाही राजवंश का राजा था, जिसे 101 में महमूद गजनवी ने पराजित किया था। और इस पराजय के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, यानी चीता पर बैठकर आत्महत्या कर लिया था। अगर हम बात करें फिरदौसी की, तो यह कोई राजा नहीं बल्कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि और विद्वान था, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ शहनामा की रचना की, ठीक है। इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसे, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है 17 बार। ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ समझने या समझाने वाली बात नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार सर हेनरी इलियट ने सबसे पहले गजनवी के इन 17 आक्रमणों का प्रमाणिक विवरण दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम आक्रमण उसका होता है सन 1000 से लेकर के 1001 ईस्वी में, ठीक है ना। इसमें हिंदू शाही राजा जयपाल पर इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, ठीक है। पहला आक्रमण करता है जयपाल पर, जिसमें जयपाल पराजित हो जाते हैं। और सबसे इसका प्रसिद्ध आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में गजनवी का 16वां आक्रमण, जो गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर होता है और मंदिर को पूरी तरह से लूट करके और वहाँ से धन दौलत लेके चला जाता है। इसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। इसका 17वां और अंतिम आक्रमण सिंधु के जाटों के विरुद्ध था, जिन्होंने सोमनाथ
लूट कर लौटते समय गजनवी की सेना को क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, ये इसका अंतिम आक्रमण था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, अभी आपने पढ़ा 1025 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है, आप उसे भी जान लीजिए। कठियावाड़ के शासक गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम था। यह गजनवी के साथ भारत आया था। अच्छा, ध्यान रखेंगे एक बात है यहाँ पे, अगर कठियावाड़ के शासक की बात करें तो यह गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम था, जब काठियावाड़ के शासक के समय। वहीं अलबरूनी की अगर हम बात करें साथियों, तो यह एक गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद यानी तहकीके हिंद में सोमनाथ का विवरण दिया है। गजनवी का शाही इतिहासकार था। उतवी की बात करें तो उसने तारीखे यामनी और किताबुल यामनी लिखी थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 101 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो जयपाल को। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आनंदपाल यह राजा जयपाल का पुत्र था, जिसने गजनवी के विरुद्ध उत्तर भारतीय राजाओं का एक बड़ा संघ बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? पाकिस्तान चीन को, अफगानिस्तान पाकिस्तान को, भारत बांग्लादेश को, भारत नेपाल को। आपको बताना है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, आप सभी जानते हैं। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डुरंड और अफगान अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत किया गया था। विभाजन से पहले यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा थी, लेकिन 1947 के बाद इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है ना। वर्तमान में भारत के लद्दाख का जो हिस्सा जो पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसकी लघु सीमा लगभग 106 किलोमीटर अभी भी इस रेखा के माध्यम से अफगानिस्तान से संपर्क करती है। अच्छा, भारत और पड़ोसी की अन्य प्रमुख सीमाओं को हम जान लेते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है साथियों। देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये बांटती है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। आगे अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, तो यह आपके भारत जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है और चीन को, मतलब भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। आगे अगर हम बात करें शून्य रेखा, तो यह साथियों भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा है यह, इसको शून्य रेखा कहते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जिसकी थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की स्थलीय सीमा यानी थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती, बल्कि यह समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका और भारत मुख्य भूमि के बीच पाक जलडमरू मध्य पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है ना, और मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो इन दोनों देशों को भौगोलिक रूप से अलग करते हैं। इसके ठीक विपरीत भूटान, नेपाल और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क करती है। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं भारत के। कौन कौन से? भारत की जो थल सीमा को साझा करते हैं वो 7 देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। लेकिन जो श्रीलंका है मेरे भाई, वह स्थलीय सीमा को साझा नहीं करती, जल सीमा को साझा करती है, जिसके मध्य पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है ना। सर्वाधिक लंबी थल सीमा किस
देश की है भारत के साथ, तो सर्वाधिक लंबी थल सीमा भारत की सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ हम लोग साझा करते हैं, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, हम लोग सबसे अधिक थल सीमा जिस देश के साथ साझा करते हैं उसका नाम है बांग्लादेश। कितनी? तो 4096 किलोमीटर हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, जो सर्वाधिक लंबी बाउंड्री है। और सबसे छोटी बाउंड्री हम किसके साथ साझा करते हैं? तो साथियों वह अफगानिस्तान के साथ है। हम लोग सबसे छोटी थल सीमा की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं, मात्र 106 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है, पहाड़ी है, पर्वत है या वन है? तो देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। ध्यान रखेंगे, क्या है? द्वीप है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। भौगोलिक दृष्टि से इंडोनेशिया में लगभग 17,500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। इनमें से मुख्य बड़े जो द्वीप हैं जिनका नाम है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, जिसे कालीमंतन कहते हैं, सुलवेसी और न्यू गिनी है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित होने के कारण यह देश सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जो देश है जनसंख्या के आधार पे वह इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहीं नई दिल्ली, इसकी नई राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता थी, जो जावा द्वीप पर है। इसके समुद्र में डूबने के खतरे के कारण इसकी नई राजधानी आधिकारिक तौर पर घोषित की गई, जिसे नुसंतारा कहते हैं। नुसंतारा इसकी राजधानी बनाया गया, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी यहाँ के क्रैकटोआ और माउंट मोरापी विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बक्सा किला पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। बक्सा किला क्या है? तो साथियों बक्सा किला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक किला है। ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। बक्सा टाइगर रिजर्व, यह किला जिस राष्ट्रीय उद्यान में है वह बाघों के साथ हाथियों के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित सफ़ेद मकरान संगमरमर से बनी यह भव्य इमारत है, जिसे महारानी विक्टोरिया के याद में लॉर्ड कर्जन ने के काल में बनवाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो कि भारत में नहीं है, बताइए। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चार मीनार। देखिए, लाल किला भी है, ताजमहल भी है, एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, बाकी चार मीनार नहीं है। ठीक है ना। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित चार मीनार वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। वहीं लाल किला की बात करें साथियों तो यह 2007 में शामिल हुआ। ताजमहल की बात करें जो कि आगरा में है वह 1983 में शामिल हुआ। और वहीं एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है उसकी बात करें तो 1987 में शामिल हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। चार मीनार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। इसका निर्माण वर्ष 1591 में कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर में प्लेग जैसी भयानक बीमारी के उन्मूलन की खुशी और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए करवाया था। साथियों, अगर इसके वास्तुकला की हम बात करें तो यह इस्लामिक वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि ग्रेनाइट चूना पत्थर से बना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। विकल्प बिल्कुल ठीक है आपका, ध्यान रखेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, कंदारिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो स्मारक समूह का सबसे बड़ा भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजवंश के प्रतापी राजा विद्याधर ने महमूद गजनबी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया। ठीक है ना।
आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी हम जान लें। वास्तुकला शैली यह पूरी तरीके से उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है। किस शैली में? नागर शैली में। निर्माण इसका मुख्य तौर पे बलुआ पत्थर से हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो विकल्प डी सही है, यानी 1526 में। ध्यान रखिए साथियों, 21 अप्रैल 1526 को लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह पराजित किया था और इस ऐतिहासिक युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया था, ध्यान रखेंगे। और फिर यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जान लीजिए। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार होती है। वहीं 1739 में करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, ठीक है ना, जिसमें रंगीला को हराया जाता है। रंगीला को हराया और कोहिनूर हीरा तथा तख्ते ताउस लूट लिया। किसने? नादिर शाह ने। देखिए यहाँ बताइए बाबर का वास्तविक नाम क्या था। अगला प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? क्या सलीम, खुर्रम, नसरुद्दीन, जहीरुद्दीन? तो साथियों बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। विकल्प डी आपका बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हुआ। बाबर का वास्तविक नाम यानी पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसका जन्म होता है साथियों 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना घाटी यानी वर्तमान के उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। उसके पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज और अपनी माता कुतलुग निगार खानम की ओर से चंगेज खान 14वां वंशज था। साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किसका वास्तविक नाम क्या था? अगर बाबर की हमने बात की तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं की तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था और जहांगीर का सलीम नाम था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। वहीं शाहजहां का नाम खुर्रम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था या मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बाबर। ध्यान रखेंगे साथियों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो बाबर को जाता है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया वहीं विजय के बाद उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके मुगल वंश की नींव रखी थी। साथियों सुल्तान की परंपरा को तोड़कर वह स्वयं को बादशाह घोषित किया। बाबर ने भारत पर शासन करने वाले अपने वंशज का नाम अपनी मां के पूर्वज चंगेज खां के वंशज मंगोल के आधार पर मुगल रखा, जो कालांतर में चगताई तुर्क शाखा के रूप में जाना गया। साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप जान लीजिए। अकबर उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अगर सवाल पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो सही जवाब होगा बाबर, लेकिन पूछा जाए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है अकबर, ठीक है। शेर शाह सूरी की अगर बात करें साथियों तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, ठीक है ना, और कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। इस युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य यानी सूरी वंश की स्थापना करता है शेर शाह सूरी। किसके किसके बीच लड़ाई हुआ? पहला उसका युद्ध होता है कन्नौज में, चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, शेर शाह सूरी लड़ता है, और दूसरा युद्ध होता है 1540 में कन्नौज में, और इस युद्ध में हुमायूं को हराता है वह, और हरा करके फिर सूरी वंश की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं खानवा का युद्ध, तो आप सभी जानते हैं खानवा का युद्ध 1527 में होता है, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा 17 मार्च 1527 को आगरा से कुछ दूरी पर खानवा नामक स्थान पर मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच ऐतिहासिक खानवा का युद्ध होता है। बाबर और राणा संगा के बीच यह युद्ध होता है। साथियों पानीपत के बाद बाबर के लिए यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था। राणा संगा के नेतृत्व में राजपूतों की विशाल सेना को पराजित करके बाबर ने इस युद्ध में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। साथियों जीतने के बाद
गाजी यानी फकीरों को मारने वाला इस उपाधि को धारण भी किया। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, उसको जान लीजिए। एक ट्रिक से हम समझते हैं, जैसे कि ट्रिक में कहा गया पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया और घाघरा पहना। मतलब पानी पिया का मतलब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। फिर पानी पिया, फिर खाना खाया, खाना से खानवा का युद्ध 1527 में, 26 के बाद 27 में राणा संगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, ठीक है। फिर खाना खाया, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी गया। तो चंदेरी का मतलब हुआ चंदेरी का युद्ध जो 1528 में होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है साथियों। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना यानी महमूद लोदी के बीच होता है 1529 में। ध्यान रखिएगा, 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा, ये सभी याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था साथियों? तो अभी आपने पढ़ा कि बाबर और राणा संगा के बीच, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच लड़ा गया था साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हुमायूं, देखिए ध्यान रखिए, हुमायूं और शेर शाह सूरी, इसके बीच दो मुख्य ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। चौसा का युद्ध जो 1539 में और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में। इन दोनों ही युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था साथियों। अकबर और राणा संगा, यह थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिएगा, मैं बाद में इसको देखा तो लिखा कि अकबर और राणा संगा का जो युद्ध होता है ऐतिहासिक रूप से ये गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि राणा संगा के पोते महाराणा प्रताप से हुआ था, जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध युद्ध था, जो 1576 में हुआ था, ठीक है ना। अकबर और राणा संगा, ये गलत है। अकबर और राणा संगा के बीच नहीं हुआ, बाबर और राणा संगा के बीच शायद हुआ। थोड़ा इसको आप देखिएगा, करेक्ट करिएगा। अकबर और राणा संगा नहीं होगा, अकबर और महाराणा प्रताप होगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो साथियों 1519 में, विकल्प बी सही है। देखिए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1526 में पानीपत के युद्ध के समय किया था, जो कि एक आम गलतफहमी है। आधिकारिक ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जो बाबर है वो भारत पर अपना सर्वप्रथम आक्रमण 1529 में किया था, और यह आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्र बाजोर और भेरा, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे किया था। इसी 1519 के युद्ध के अभियान के दौरान बाबर ने भारत में पहली बार बारूद और तोपों का आंशिक प्रयोग किया था। फिर पानीपत का युद्ध जब 1526 में होता है तो इस युद्ध को भारत की मुख्य भूमिका पर उसका 5वां आक्रमण माना जाता है। बाबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है जो ध्यान रखेंगे आप लोग। 1530 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। वहीं 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया और मुगल राजवंश की स्थापना की। साथियों, ये रहे आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।